शुक्रिया समर इश्तियाक साहिबा। दोस्तों, ये इतना अच्छा प्रेजेंट करती हैं और असूल बता देती हैं कि मुझे थोड़ी सी लिबर्टी मिल जाती है कि मैं आपको थोड़ी सी कहानियां सुना दूं। वैसे कहानियां भी जो है ना, वो हमें मतलब है उसी बात को ज़रा दिलचस्प अंदाज से बयान करने वाली बात है। और इनकी तकरीर सुनते हुए मेरी अपनी तकरीर बदल जाती है, क्योंकि मैंने कहना कुछ और होता है, कुछ और बातें मेरे ज़हन में आ जाती हैं। तो पहली कहानी आपको सुनाऊँ, एनेक्डोट्स हम कहते हैं। एक इंडिया से सरदार जी आए, वो कनाडा में 1 महीना अपने बच्चों के पास रहे। उनका एक ग्रैंडसन कोई 5-6 साल का था। तो जब सरदार जी नियाग्रा फॉल्स और सीएन टावर और सब देख के वापस जा रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा, सरदार जी, ये जो आप कनाडा आए थे, 1 महीना रहकर वापस जा रहे हैं, तो क्या बात आपको ख़ास यहाँ लगी जो आपको अ, बहुत ही दिलचस्प लगी? तो उन्होंने कहा कि एक दिन मैं घर आया, तो मेरा ग्रैंडसन जो था, मेरा पोता, वो कार्टून्स देख रहा था। तो मैं चूँकि न्यूज़ सुनना चाह रहा था, तो मैंने उसके हाथ से रिमोट कंट्रोल लिया और मैंने चैनल बदला और मैं अपनी न्यूज़ देखने लगा। तो जब मैं न्यूज़ देख के फ़ारिग हो गया, तो मेरा ग्रैंडसन मेरे पास आया और उसने कहा, "ग्रैंडपा, यू हर्ट माय फीलिंग्स।" अब ये एक जुमला जो है ना, ग्रैंडपा यू हर्ट माय फीलिंग्स, ये बहुत ही दिलचस्प मैं समझता हूँ कि जुमला है। तो सरदार जी ने कहा कि मैं कभी अपने दादा से ऐसी बात नहीं कर सकता था। तो यहाँ बच्चे जो हैं वो अपने जज़्बात का, अपने ख़यालात का इज़हार करते हैं और मैं उसको एनकरेज करता हूँ। मैं समर से इत्तेफ़ाक करता हूँ कि ये जो फ़िज़िकल वायलेंस है, मार-पिटाई, जो बहुत से कल्चर्स में एक तरह से उसका हिस्सा है। एक तो उसका इख़लाक़ी पहलू है, एक उसका कानूनी पहलू है। अ, मैं उसका एक नफ़सियाती पहलू बताना चाहता हूँ कि चाहे वो बच्चा हो या जवान हो या बूढ़ा हो या एडल्ट हो, जो शख्स फ़िज़िकल वायलेंस पे उतर आता है, उसका मतलब ये है कि वो हार गया है। वो लॉजिक, आर्गुमेंट और मुकालमे से हार गया है। तो गाली देना और मारना-पीटना, ये एक तरह से नज़रियाती, नफ़सियाती, अदबी, इख़लाक़ी कमज़ोरी की निशानी है। जो कमज़ोर शख्स है, वो वायलेंस पे मतलब है कि दूसरे शख्स को, तो मैं समझता हूँ कि माँ-बाप को ये सीखना कि वो किस तरह अपने बच्चों को मोहब्बत, प्यार से उसका इज़हार करें। जहाँ तक फ़ैमिली का ताल्लुक है, मैंने खुद बहुत सीखा। मेरे चचा शायर थे, आरिफ़ अब्दुल मतीन उनका नाम था। तो मेरे वालिद जो साइंसदान थे, वो कहा करते थे कि बेटा, ये बातें अदब की हैं, लिटरेचर की हैं, ये आप अपने चचा से आप उनसे मशवरा करें। इसी तरह मैं अपनी खाला और नानी से बहुत करीब था, तो मैं इसके बहुत हक में हूँ कि वो नानी, वो खाला, वो मामू, वो चचा, वो फूफी, वो दादी-दादा, अगर बच्चों के साथ उनका कनेक्शन बन जाए, तो माँ-बाप को खुश होना चाहिए, उनको जेलस फ़ील नहीं करना चाहिए। बच्चे की नशो-नुमा के लिए जितने अच्छे, जितने पॉज़िटिव रोल मॉडल्स होंगे, उसमें असातिज़ा भी शामिल हैं, प्रिंसिपल भी हो सकता है, बुज़ुर्ग भी हो सकते हैं। जितने पॉज़िटिव रोल मॉडल्स होंगे, उतने बच्चे की शख्सियत उतनी ज़्यादा मुस्बत, ग्रीन ज़ोन, हेल्थी वो होगी। तो यहाँ तक तो बातें एक्सटेंडेड फैमिली की थी। अब मैं सेपरेशन और डिवोर्स के हवाले से बात करना चाहता हूँ। क्योंकि अगर आपको याद हो, मैंने पिछले सेमिनार में साइकिल ऑफ लव की बात की थी कि रिलेशनशिप्स शुरू होते हैं, हम उनको इनिशिएट करते हैं, हम उनको मेंटेन करते हैं, फिर अगर वो अनहेल्थी हो जाएं तो उनको एंड करते हैं, फिर रिकवर होते हैं और फिर एक नए रिलेशनशिप में जाते हैं। तो ये जो साइकिल है, ये एक मुस्बत भी हो सकता है, ग्रीन जोन भी, और ये एक रेड जोन भी हो सकता है। अब मैं रेड जोन की आपको बताना चाहता हूँ कि वो लोग जो अनहेल्थी रिलेशनशिप्स में रहते हैं, नफ्सियाती तौर पे उनके अंदर तलखी, गुस्सा, नफरत इस हद तक बढ़ सकती है कि उनको थेरेपी की ज़रूरत होती है। बाज़ दफ़ा वो डिवोर्स तो ले लेते हैं, लीगल सेपरेशन भी हो जाती है, लेकिन नफ्सियाती तौर पे वो इतने चरके लगे होते हैं, इतने दुखी होते हैं कि उनको साल, 2 साल, 3 साल
थेरेपी चाहिए होती है ताकि वो उससे रिकवर हों। उनकी शख्सियत मजरू हो जाती है, उनका ज़हनी सुकून तबाह हो जाता है, उनको बार-बार वो चीज़ें, वो जगह जहाँ पर उनका रिलेशनशिप गुज़रा था, उनको याद आती हैं और बहुत उससे वो दुखी होते हैं। मैं आपको एक मिसाल दूँ, बहुत ही तकलीफ़देह है लेकिन एक पॉइंट मैं वाज़ेह करना चाहता हूँ। एक खातून, ये यूरोप की बात है, मैंने एक साइकियाट्री की किताब में ये किताब वाक़या पढ़ा और मुझे अभी तक याद है। एक खातून थी, वो कई साल एक एब्यूसिव शौहर के साथ रहती थी, जो काफ़ी वर्बली, फिज़िकली एब्यूसिव था। फाइनली उन्होंने सेपरेशन ली, डिवोर्स ली। वो 6 महीने के बाद उनके साइकियाट्रिस्ट को पता चला कि उस शख्स ने अ, खुदकुशी कर ली है। तो 4 साइकियाट्रिस्ट जमा थे, 3 ने कहा कि उसने सुसाइड की है। एक थेरेपिस्ट ने कहा कि उसने होमिसाइड की है। तो लोगों ने पूछा इसने खुदकुशी की है, होमिसाइड कैसे? तो उस साइकियाट्रिस्ट ने कहा कि ये औरत ये समझती थी कि वो अपने शौहर से अलहदा हो गई है, तो वो उससे इमोशनली दूर हो जाएगी और उसकी जान छूट जाएगी। लेकिन 6 महीने के बाद पता चला कि जान नहीं छूटी, वो उसकी ज़ात के अंदर, उसकी शख्सियत के अंदर, उसके लाशऊर के अंदर वो अभी तक मौजूद है। और फाइनली उस औरत के लिए उस शख्स को, उस ज़ालिम शख्स को अपनी ज़िंदगी से निकालने का वाहिद तरीका, जो कि हेल्थी तरीका नहीं था, ये हुआ कि उसने खुदकुशी कर ली ताकि वो उस शौहर से जान छुड़ा ले। ये एक बहुत ही तकलीफ़देह बात मैं कर रहा हूँ, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि रेड ज़ोन रिलेशनशिप्स जब ख़त्म भी होते हैं, उसका कितना मनफ़ी असर उस शख्स पे पड़ता है। रिकवरी के बाद जो है वो अपनी ज़ात को रिकवर करना, अपनी ज़ात को हील करना, अपनी ज़ात को उस तमाम जो साइड इफ़ेक्ट्स, नेगेटिव इफ़ेक्ट्स निकालना, ये बहुत से लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। उसके बाद अगर आपने होमवर्क नहीं किया, फिर होता ये है कि जब आप नए रिलेशनशिप में जाते हैं, एक नई शादी करते हैं या किसी के साथ रहते हैं, तो माज़ी के बहुत से ज़ख्म जो हैं, वो नए रिलेशनशिप में आने शुरू हो जाते हैं। और नया शख्स जो है, वो हैरान होता है कि मैंने तो ये बात नहीं की, मैंने तो ये नहीं किया, आप बहुत ज़्यादा रिएक्ट कर रहे हैं या कर रही हैं। तो जब हम एनालाइज़ करते हैं, तो पता चलता है कि पिछले रिलेशनशिप, 1 या 2 रिलेशनशिप्स के जो मनफी असरात हैं, वो अगली रिलेशनशिप को मुतासर कर सकते हैं। तो उनको जानना और उनको रिज़ॉल्व करना, मैं समझता हूँ कि ये बहुत अहम है और हम अपने मरीज़ों को सिखाते हैं कि कैसे वो रिज़ॉल्व करें और डिवोर्स विद रिस्पेक्ट, अगर अपनी खातिर नहीं तो बच्चों की खातिर। हम उनसे कहते हैं कि आप बच्चों की खातिर कम से कम सुपरफिशियली ग्रीन, मैं उसको सुपरफिशियली ग्रीन कहता हूँ, कि सोशली आप एक दूसरे को रिस्पेक्ट दें, रिगार्ड करें। उसका फ़ायदा ये है कि बच्चे की जब बर्थडे होगी, बच्चे की जब ग्रेजुएशन होगी, बच्चे की जब शादी होगी, तो वो माँ-बाप दोनों को बुला सकेगा। और अगर माँ-बाप ने दूसरी शादी भी कर ली है, तो बाप की दूसरी जो बीवी है या माँ का जो दूसरा शौहर है, वो लोग आपके बच्चों की सेलिब्रेशन में, उनके जो है यूनिवर्सिटी में, उनके बर्थडेज़ में शामिल हो सकते हैं। तो मैं इस पर बहुत ज़ोर देता हूँ कि हमें रिलेशनशिप जब ख़त्म हो, तो वो इस तरीके से ख़त्म हो कि उसमें कोई नेगेटिव जज़्बात ज़्यादा देर तक ना रहे। हो सकता है थोड़ी देर रहे क्योंकि आप की मैरिज ख़त्म हो गई, शादी ख़त्म हो गई। लेकिन अगर अब बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए दोनों माँ-बाप के साथ रिस्पेक्टफुल, अफेक्शनेट रिलेशनशिप रखना। मैं दोनों से कहता हूँ कि आप बच्चे के सामने, माँ से कहता हूँ कि बच्चे के सामने बाप की, और बाप से कहता हूँ कि बच्चे के सामने माँ की आप बदतारीफ़ी ना करें, उनको ज़लील-ओ-ख़्वार मत करें। ये बच्चे की शख्सियत को मजरू करता है और नेगेटिव रोल मॉडल आता है। क्योंकि आपने खुद चुना था, वो चॉइस आपकी थी, आप उसके साथ इतने साल रहे। तो बहरहाल मैं ये आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ कि कोई भी परफेक्ट नहीं है। हम ज़िंदगी में कुछ फ़ैसले करते हैं और फ़ैसले वक़्त के साथ चेंज होते हैं, और अगर हमें एहसास हो कि हमने इकट्ठे नहीं रहना, हमने सेपरेट होना है, तो ये बात रिस्पेक्टफुली हो सकती है।
चूंकि समर ने आपको अपनी जो है पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली, अपने बेटे, अपने शौहर, अपनी वालदा का जिक्र किया, तो हम यहाँ पर बहुत चूंकि इनफॉर्मली बात कर रहे हैं, तो मैं आपको अपनी ज़ात के हवाले से, अपनी ज़िंदगी के हवाले से एक वाक़या सुना देता हूँ, ताकि आपको अंदाज़ा हो कि जो मेरे असूल हैं उस पर मैं खुद किस हद तक अमल करने की कोशिश करता हूँ। तो मेरा जो रिलेशनशिप था, आप में से कुछ दोस्त जानते हैं, मेरी एक महबूबा थी, हम इकट्ठे रहे, 15 साल रहे। वो मेरी 25 साल दोस्त थी, उनका नाम बेटी डेविस है, और हम 15 साल इकट्ठे रहे। बेटी ने बचपन में एक अपनी नौजवानी में एक बच्ची है जो वो रोमानिया से अडॉप्ट करके लाई थी। उस बच्ची का नाम एड्रियाना है। तो जब मेरी एड्रियाना से मुलाकात हुई तो वो 12 साल की थी। हम जब 15 साल इकट्ठे रहे तो वो हमारे साथ रही। तो मेरे साथ उसका बाप बेटी का एक मोहब्बत भरा, प्यार भरा, अपनायत वाला रिश्ता बन गया। तो 15 साल के बाद जब हम सेपरेट हुए, कोई 3 साल पहले की बात है, तो हमने कहा कि हम अब घर बेच देंगे, हम अलग-अलग रहेंगे। तो मैंने एड्रियाना को बुलाया। मैंने कहा कि तुम्हारी अम्मी और मैं अब सेपरेट हो रहे हैं, हम अलग-अलग घरों में रहेंगे, तो आप हमें बताएं आप किसके साथ रहना चाहेंगी। तो एड्रियाना ने मेरी तरफ देखा और कहा कि आई वांट टू लिव विद यू। तो मैंने बेटी की तरफ देखा, उन्होंने कहा मुझे कोई इतराज नहीं, आप के साथ ये रहे, या आप इसके बाप की तरह है या आपकी बेटी की तरह है। तो तो वही जो रियल स्टेट एजेंट थी, जो जिसने हमें घर बेचा था, मैंने उसे कहा कि आप हमारे लिए 3 बेडरूम का कॉन्डो ले ले, जो उसने मुझे लेके दिया। तो एक कमरे में पहले में मैं रहता हूँ, दूसरा एड्रियाना का है और तीसरा मेहमानों के लिए है। तो अब इसको 3 साल हो गए हैं, और बहुत ही रिस्पेक्टफुली, पीसफुली, ग्रेसफुली हमने किया। बल्कि अब 2 महीने पहले वो मास्टर्स इन सोशल वर्क कर रही है, और उसने कहा कि हम क्लिनिक में मैं आपके साथ ट्रेनिंग करना चाहती हूँ। तो बेटी भी मेरे साथ काम करती हैं, वो को-थेरेपिस्ट है। तो अब बेटी और मैं न सिर्फ वो हमारी बेटी की तरह है, बल्कि हम उसको एज़ अ थेरेपिस्ट ट्रेन भी कर रहे हैं। बल्कि ग्रीन ज़ोन कम्युनिटी में वो बेटी और एड्रियाना दोनों शामिल हो गए हैं। अगरचे उर्दू उनको नहीं आती, तो वो उर्दू वाली पोस्ट तो नहीं पढ़ सकती। तो मैं आपसे ये शेयर करना चाहता हूँ कि अगर ग्रीन ज़ोन जो फैमिली है, वो चाहे इकट्ठे रहे, जैसे समर की है, तो वो एक ग्रीन ज़ोन फैमिली, आप न्यूक्लियर फैमिली और एक एक्सटेंडेड फैमिली हो सकती है। और अगर वो फैमिली ख़त्म हो, तो बच्चा जो है वो दोनों माँ-बाप से अलग-अलग तौर पे अपना रिलेशनशिप कायम रख सकता है। दोनों माँ-बाप का मोहब्बत, प्यार, अपनायत, खुलूस से एब्ज़ॉर्ब कर सकता है। तो ये मुमकिन है। हमारे बहुत से दोस्त जो हैं वो नाउम्मीद हो जाते हैं, वो डिसहार्टन हो जाते हैं कि शादी ख़त्म हो गई, अब तलाक होगी, तो अब क्या होगा, फैमिली क्या कहेगी, कम्युनिटी क्या कहेगी। मैं आपको एक बताऊँ, एक वाक़या ग्रुप थेरेपी में हमारे हुआ कि एक नया मरीज़ आया। जिस दिन वो नया मरीज़ आया ग्रुप थेरेपी में, उस दिन एक और मरीज़ जो आई डॉक्टर था, वो जा रहा था। तो नए मरीज़ ने दूसरे मरीज़ से पूछा कि तुमने 3 साल में थेरेपी से क्या सीखा? क्योंकि उसकी तलाक हो गई थी। तो उसका जुमला मुझे आज तक याद है उस आई डॉक्टर का। उसने कहा कि 3 years ago I felt that I failed in life, but now I feel that I only failed in marriage, not in life. तो मैरिज का फेल होना और जिंदगी का फेल होना एक दो मुख्तलिफ चीजें हैं। हम अपने तजुर्बात से, फैसलों से सीखते हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमें तलाक को या सेपरेशन को नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए। हम एक नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं, एक नया रिश्ता बना सकते हैं, हम नए रिलेशनशिप्स, मोहब्बत भरे रिश्ते कायम कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक लम्हा फ़िक्रिया है, और हमें ग्रीन ज़ोन फ़िलॉसफ़ी के मुताबिक अपने आप को समझना, जानना, सीखना। अच्छा, अब चूँकि मैं आपको ये कहानियाँ सुना रहा हूँ, मैं ये चाहता हूँ कि फ़ैमिली के मामले में एक नज़्म है, एक छोटी-सी नज़्म है। आप में से मुझे नहीं पता कितने लोग खलील जिब्रान को पढ़ते हैं या पढ़ा है। खलील जिब्रान की एक किताब है द प्रॉफ़िट, उसमें कोई 20-25 नज़्में हैं। एक नज़्म जो है वो बच्चों के बारे में है,
और ये नज़्म मैं बहुत यूज़ करता हूँ, मैं अपने मरीज़ों को देता हूँ, माँ बाप को देता हूँ। तो अगर आप में से किसी ने खलील जिब्रान की नज़्म चिल्ड्रन नहीं पढ़ी, नहीं सुनी, मुख्तसर सी है, मैं आपको सुना देता हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश होगी कि आप गूगल करें और खलील जिब्रान की ये नज़्म पढ़ें। ये बच्चों के बारे में है और माँ बाप के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत ही एक मानी खेज है। तो इसमें एक प्रॉफिट का एक किरदार है जो लोगों को अच्छी अच्छी बातें, एक विजडम की बातें बताता है। तो मैं आपको सुनाता हूँ। वो नज़्म ऐसे है कि एंड ए वुमन who held a babe against her bosom said, speak to us of children. And he said, your children are not your children. They are the sons and daughters of life's longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, yet they belong not to you. You may give them your love, but not your thoughts, for they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls, for their souls dwell in the house of tomorrow, which you cannot visit, not even in your dreams. You may strive to be like them, but seek not to make them like you, for life goes not backward, nor tarries with yesterday. You are the bows from which your children, as living arrows, are sent forth. The archer sees the mark upon the path of the infinite, and he bends you with his might, that his arrows may go swift and far. Let your bending in the archer's hand be for gladness, for even as he loves the arrow that flies, so he loves also the bow that is stable. इसमें दो बातें अहम हैं, स्टेबिलिटी, पेरेंट्स की स्टेबिलिटी और पेरेंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी। और समर ने भी फ्लेक्सिबिलिटी की बात की कि हमारे बच्चे जब जवान होते हैं और हमें चैलेंज करते हैं तो वो हमें फ्लेक्सिबल होने की दावत देते हैं। और वो वालिदैन जो फ्लेक्सिबल होंगे, जो बच्चों की बात सुनेंगे, उनके साथ एक डायलॉग करेंगे, एक अफेक्शनेट एक रिलेशनशिप बनाएंगे, मैं समझता हूँ वो ज़्यादा कामयाब होंगे। और बच्चे घर से जाने के बाद भी जब वो यूनिवर्सिटी चले गए, जब उनकी शादियां हो गई, फिर वो वापस घर आएंगे, खुशी से आएंगे। लेकिन अगर वो गुस्सा, नफरत, तलखी के साथ पले बढ़े तो वो जाएंगे तो शायद वापस ना आए। और मैं वालिदैन से कहता हूं कि तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे वापस घर आए खुशी से, तो आपको एक और एटीट्यूड करना होगा, रखना होगा, वरना वो जाएंगे और फिर वापस नहीं आएंगे। तो हम मैं यहाँ पर जो फॉर्मल प्रेजेंटेशन ख़त्म करता हूँ। एक बात आखिर में करनी है, ज़हरा और समर फिर उस पर मज़ीद वो करेंगी कि ये जो ग्रीन जोन किताब है, ये समर इश्तियाक ने इसका उर्दू में तर्जुमा किया है और सब लोगों तक पहुंच गई होगी। जिनके पास नहीं पहुंची वो जो है ना, हमारे ग्रीन जोन कम्युनिटी पेज पर वो ज़हरा ने डाली हुई है, वहाँ पर वो है। और अब कुछ बात किताब के ट्रांसलेशंस के बारे में होगी, तो मैं दोबारा समर और ज़हरा को देता हूं कि वो ट्रांसलेशंस के हवाले से बात करें। शुक्रिया